माँ जी बता रही है साहब जी जल्दी तैयार होकर आ जाए। सुबह के 8 बजे रोकिया बेगम ने इन दोनों के इंतजार से बेजार होते आफर मुलाजिमा को इन दोनों को जगाने के लिए भेज दिया। हाँ आते हैं, वो चूंकि पहले से ही जागा हुआ था। मुलाजिमा की दस्तक के बाद रोकिया बेगम का हुक्म सुन झट से बोल से वापस भेज गया। तेजी से उठकर बैठता वो आयरा के करीब, हवा हल्की आवाज मैंने आयरा को पुकारा था। क्या जूलिया आप ही सोने दो ना मुझे। नींद में बंद आंखों के साथ ही इसने करवट बदल ली। वो हेलो में जूलिया नहीं फारिस हूँ। वो चुपचाप दादो बना रही है। इन दोनों में फासला रखे वो बुलंद आवाज बोला ताकि आयरा सुनकर जाग जाए। तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगी। बना उसे देखे जैसे वो हुक्म देवे। क्या पागल हो गो, कितना सोना है। बस करो और उठो, तैयार हो जाओ वरना 10 मिनट बाद दादो खुद आ जाएंगी हमें लेने। अच्छा ठीक है, पहले तुम जाकर तैयार तो हो जाओ, फिर मैं भी हो जाऊंगी। इसे भेजने की खातिर आयरा ने ऐसा कहा। होके जा रहा हूं, मैं उठ जाऊं सो मत जाना। सर असबाब में हिलाता वो बाथरूम में घस शावर लिए तैयार होता वापस कमरे में आ गया, जबकि आयरा उसे अभी भी वैसे सोई हुई मिली। वो भी पहले ही कितने लेट हो गए हैं, हम कहा भी था जाग जाओ। अच्छा ना उठ रही हूँ। अभी भी बंद आंखों से बोलती वो उठकर बैठी जैसे फारस की शक्ल ही ना देखना चाहती हो। तुम तो मेरी बहन से भी बड़े दुश्मन हो, मेरी नींद के कभी तो जिंदगी में मुझे सुकून से जी भर कर सोने दो। मासूमियत से भरपूर नजरों से उसे देख बोली वो। हाँ तो सो जाना, लेकिन 3 माह बाद जैसे चाहो वैसे जीना। तुम फिलहाल जाओ और तैयार हो जाओ, दादो वेट कर रही है। अच्छा है ना। यूं बनाए वो उठकर बाथरूम में चली गई। अगले ही पल ऊंची आवाज में फारस को आवाज दी इसने। ये पानी आता कहाँ से है? इतना बड़ा बात कैसे हो सकता है? क्या हुआ यार, अब क्या मसले है? झट से खुद भी बाथरूम में आता वो बेजारियत से मुखातिब हवा। फारिस ये बाथरूम में नहाते कैसे है? अभी भी उसका वही बेतका सवाल था। यार तुम भी ना, ये देखो ये रहा शावर, इसे ऐसे ओपन करते हैं। वो जो कि शावर के नीचे ही खड़ी थी। करीब जाते फारिस ने शावर चला दिया। पानी के प्रेशर से फौरन ही आयरा के कपड़े गीले हो गाफिलत छेड़ी थी। तुमने अकल नाम की चीज है भी कि नहीं? अभी तुम्हें किसने कहा था ये जलाने को? कपड़ों समेत तो मैंने नहीं नहाना था। अपने गीले कपड़ों को छोड़ती वो वसे से इस पर बरस पड़ी। हाँ तो क्या हो गया, अब चेंज करने ही थे। तुमने कपड़े उस वक्त तुम पहनोगी क्या? कौन सा साथ तुम कपड़े लेकर आई हो? ओ नो मैं पहनूंगी। क्या पागल हो? अकल से पैदल इंसान सुबह से तो बहुत बधाई हुई थी। तुमने लिहाज लो में, लेकिन मैंने पहनना क्या था ये नहीं पता तुम्हें? इसे तो जैसे मौका मिल गया फारस की बेइज्जती करने का। रिली को सो के फिलहाल तुम नहाओ, मैं दादों से पूछ कर आता हूँ। शहीद उन्होंने कोई इंतजाम क्या हो कपड़ों का? अच्छा ठीक है, जाओ तुम। इसे बाथरूम से निकाल तेजी से। आयरा ने दरवाजा लाक कर दिया। वह फारस सीधा रोकिया बेगम के पास गया। ये इतने कस्म के शैम्पू कौन इस्तेमाल करता है? अफफ वाह, खुशबू तो काफी अच्छी है। ये फारस पागल है क्या? इतने शैम्पू से बाल धोता है? अपने फेयर मुझे क्या, मैं तो सारे इस्तेमाल करूंगी। पहले जो शावर और बड़ा बाथरूम उसके लिए अजूबा थे, वही अब हर चीज इसे अनोखी महसूस हो रही थी। सब कुछ ही उठा उठा कर देखती वो इस्तेमाल करने लगी। दादो यार आयरा पहनेगी क्या? इसके पास कोई कपड़े ही नहीं। बता लो कि उनके कमरे में जाने के बाद वो सराम वीडियो बना अपने मतलब की बात कह गया। बदले में रोकिया बेगम मुस्कुरा दे। ये देख फारिस, मैंने तेरी बीवी के लिए क्या कुछ बनवाया है। शहीद थोड़ा बड़ा हो क्योंकि बहुत दबली पतली सी है हमारी आयरा, लेकिन प्यारी बहुत लगेगी इस लिबास में। जा उसे दिया। हस्फी बदतमीजी पर बुरा मनाए बना उन्होंने बेड पर रखा लिबास हस्फी तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच दादो यार, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही हल कर दी। वो कि मैं अभी जाकर दे आता हूँ। तेजी से वो लिबास पकड़ वापसी को मुड़ा पर रोकिया बेगम की आवाज उस पर कदम रोक गई। और हाँ, ये हमारे खानदानी गले भी दे देना, आयरा को मेहमान आने वाले हो गए। मैं नीचे जा रही हूँ तो आयरा को अच्छे से तैयार करवा कर नीचे दे आना। जी दादो। मनसुआई मुस्कुराहट के हमरा वो जेवर और कपड़े लिए कमरे में चला आया। आयरा ये देखो, दादो ने तो हमारी प्रॉब्लम यूं ही हल कर दी। बुलंद आवाज वो बोला ताकि बाथरूम के अंदर आयरा सुन सके। क्यों क्या हुआ? कपड़े में गाफिलत छेदी थी क्या? या दादू ने अपने कपड़े उठा मुझे दे दिए? मगर मुझे इनके कपड़े पूरे कैसे आएंगे? सोच के मुताबिक ही बात की इसने। अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी बीवी की हैसियत से हो यहाँ पर। हमारे खानदान में कोई पुराने कपड़े नहीं पहनता, ये तो दादू ने खरीद कर रखे थे मेरी बीवी के लिए बदपसंदी से, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो इसलिए यही पहन लो। तमीज से बात करो मुझसे और लाओ कपड़े। हमेशा की तरह अब भी राग झाड़ा इसने। खुद आकर दे दो, मैं क्यों दो?
झट से इनकार कर गया हो। मानती हूँ फिर कि वो तुम, लेकिन इस हद तक शर्म ये नहीं पता था। शर्म नहीं आती तुम्हें? यार तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे बातें सुनाने का। ठीक है, ये लो और जल्दी पहन कर आ जाओ बाहर। लड़ाई खत्म करने की खातिर इसने दरवाजा नॉक कर आयरा को कपड़े पकड़ा दिए। थोड़ी देर बाद तक जब वो बात से बाहर ना आई तो फारस ने चढ़ते हुए से पकाता रहा, अब आ भी जाओ या पूरी उम्र वहीं पर रहने का इरादा है? अभी तो तुमने और भी तैयार होना है, जल्दी करो। कैसे आओ मैं ये मनहूस जब ही नहीं बन गई। हाँ तो बाहर आकर लगा वो, वैसे तो तैयार होना तुम। हाँ अच्छा फिर पीछे मुंह करो, तुम अपना में आ रही हो। मुंह बनाती वो फरार कमर से पकड़े बाथरूम से बाहर चली आई। ऐसे कौन कपड़े पहनता है जिसकी जब भी ना लग रही हो? अब कैसे लगाऊं ने? फिर से कोशिश करती जीरो लग वो बड़बड़ाई। देखो अगर तुम चाहो तो मुझसे हेल्प ले सकती हो, जबकि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी मदद करने का, लेकिन अगर तुम प्लीज ब्याह कर हेल्प लेना चाहो तो आई डोंट माइंड। अगर मदद करनी है तो अपनी आंखों को बंद करके करना। बेजार हो चुकी थी वो, तभी राजी हो गई पर शर्त के साथ। क्या पर आंखें बंद करके मैं जख्म लगाऊंगा? अंदाजे से भैया मेरा मसले नहीं है, अगर हेल्प करनी है तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। ठीक है, पीछे मुड़ो। ना चाहते हुए भी सिर्फ अपने मतलब की खातिर वो फारस की तरफ पेट किए खड़ी हो गई। वो अपनी आंखों को बंद करता हाथ उठा आयरा की कमर ढूंढ रहा था, पर बिस्सू मुझे कुछ देखा ही नहीं दे रहा, कैसे करूं? क्या अंधे हो, एक सब भी लगा नहीं सकते? जल्दी करो। बना किसी लिहाज के वो फिर से फारस पर ही बरसने लगी जैसे उसमें भी इसी की वर्ती हो। सही कहा तुमने, मैं अंधा थोड़ी हूँ। वो झट से अपनी आंखों को खोल गया, जिसका इल्म आयरा को हरबज नहीं हवा जब लगाने की बेजीन बलिफ लित छेदी की। वो आयरा की कमर को हल्के से छूने लगा। ये क्या कर रहे हो? जब लगाने का कहा है मैंने तुम्हें। झलझली खाती वो उसे याद दहानी करवाना। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ। हंसी छुपाता वो फिर से उसकी कमर पर गर्दन से अंगली फेरता नीचे रीढ़ी की हड्डी तक हाथ का लफ्ज छोड़ने लगा। वसे से पागल होती वो फौरन फारस की तरफ पलटी। बदतमीज धरकी इंसान मिलता हो, तुम समझ नहीं आ रही जब लगानी है वो माय गॉड। तुमने अपनी आंखें खोली हुई है, कितने बड़े झूठे हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ नहीं आती, वैसे भी शर्माना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि शर्म लज्जा ये सब औरतें के लिए ही बनी है, मर्दों के लिए नहीं। ढिठाई का मुजाहिरा कर वो संजीदगी से बोला, तुम एक ठरकी गंदे इंसान हो और बहुत बड़े वाले झूठे भी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जब भी खुद लगा लूंगी मैं। तुम बस यहाँ कमरे से निकलो। होके जा रहा हूँ, तैयार होकर आ जाना नीचे, वरना दादो खुद आएंगे तुम्हें लेने। आ जाऊंगी मैं खुद, तुम इस बात की फिक्र ना करो। मुंह बनाए फारिस रूम से चला गया, जबकि आयरा बामशक्ल से जब लगाकर मेकअप करने लगी। जूली को देख इसने खुश होने की बजाय मुंह बना लिया। इतने बड़े बड़े ये हार और झमके रफफ उन्हें में पहनकर संभालूंगी, कैसे वह मैं नहीं पहन सकती? सारे जेवरात रख किए वैसे ही वो कमरे से बाहर नीचे चली गई। इसे देख रोकिया बेगम ने फारिस को इशारा करके पूछा, आयरा के जेवर कहाँ है? वो भी फौरन इसके पास जाता बाजू से पकड़ा इसे कमरे में ले गया। क्या मुसीबत है? तुम्हें मुझे रोकने क्यों ले आए हो? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? ये जो जेवर है तुम्हें दिया उन्हें पहनने के लिए ही दिया। अरे दादू ने चुपचाप पहन लो। फारिस में कैसे पहनूं? ये इतने वजनी रहे, मैंने अगर ये पहन लिया तो गिर जाऊंगी। मुझसे ज्यादा वजन तो उनका होगा। आखिर उसने वजह बता ही दी। चुपचाप पहनो, यहाँ सिपोर पर बैठो। इसे बाजू से पकड़ सिपोर पर बैठा। वो खुद हाथ निकाल आयरा को पहनाने लगा। बस कर दो फारिस, यही कितना भारी है और मुझसे कुछ बना नहीं। जीन मलिफ लित छेदी का। अच्छा ये झमके तो पहन लो कम अज कम। इसे ज्वेलरी पहना आफर में फारिस ने उसे सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे की तरफ देखने के लिए कहा। वो खुद को देख हैरत से मुंह पर हाथ रख गई। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारी नजर ही ना लग। जी मलिफ लेते छेदी थी मुझे। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक क्या ब्लैक रंग के कपड़े दिए मुझे, ताकि मुझ जैसी हसीन परी को नजर न लग सके। हाँ हो गया तुम्हारा। वैसे तुम्हें बता दो इस वक्त तुम्हें देख कैसे लग रहा है? जैसे किसी लोमड़ी ने मेकअप और ज्वेलरी पहन ली हो। तमीज से बात करो, मगरमच्छ तो तुम हो। अस्फियत जलाने पर वसा कर पी, वो भी चेफ पड़ी। खुद को तो देखो, जंगली बंदरिया कहेगी। तुमने मुझे जंगली बंदरिया कहा रखो कभी? उछल कर सिपोर पर खड़ी होती वो फारिस के बालों को, जिसे उसने घंटा लगाकर बनाया था, बुरे तरीके से खराब करने लगी। एक पल को शौक के मारे हरकत भी न कर सका। आयरा की बच्ची ये क्या कर रही हो? इसे रोकने की खातिर फारिस ने कमर से पकड़ उसे उठाकर बेड पर पटक दिया और खुद बेड पर बैठ आयरा के बालों को खराब करने की कोशिश में जुट गया, जिस पर वो रोने वाली शक्ल बनाती उसे मना करने लगी। प्लीज प्लीज फारिस, मेरे बालों को हाथ मत लगाना, बहुत मुश्किल से बिन तरीफ लेते छेदी है मैंने। अच्छा तो मेरे बालों की कोई वीडियो ही नहीं है तो ना छोड़ूंगा।
वो काश से माफी देने वाला था कि अचानक रोकिया बेगम कमरे में आकर बेड पर इन दोनों को एक दूसरे के करीब देख शर्माते हुए उन्होंने रुख मोड़ लिया। बच्चों मानती हूँ, मैं तुम दोनों की वो मेज है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हर वक्त एक ही काम करते रहो। उनकी आवाज इन दोनों को ही चौंका गई। दादू नहीं तो जैसे आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं, ये तो आयरा बहुत शरारती हो गए है। उसने मेरे बालों का हशर नशर कर दिया। ओ वो मेरी बहू बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं भी तुझे याद है जब तो बचपन में तैयार होता था, कैसे तेरे बालों को खराब कर दिया करती थी। खैर तो तैयार होकर आ जा, और आयरा बेटा तो चल मेरे साथ, तेरे माँ बाप आ चुके हैं। रोकिया बेगम को तो आयरा की हर हरकत प्यारी लगती। जी दादू में आई अभी। मुस्कुराते हैं वो लेते चली थी। वो फारिस की तरफ तरछी आंखों से देखती रोकिया बेगम के साथ नीचे चली गई, जबकि फारिस चाहकर भी कुछ न कर सका।